आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुबरनेटीज़ क्या होता है, कुबरनेटीज़ की कौन सी यूज़ केसेस है कि उसको हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगी कि क्या आपको कुबरनेटीज़ को यूज़ करना चाहिए आपके यूज़ केस के लिए। और इसी के साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज़ होती है वो अपने इतने मैसिव स्केल को एग्जीक्यूट करने के लिए कुबरनेटीज़ का यूज़ करती है, कैसे कुबरनेटीज़ एक्चुअली उनको हेल्प करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो हम रखेंगे, इसको डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इस टाइप का कंटेंट मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ और फ्यूचर में और भी बहुत सारा कंटेंट इस टाइप का आने वाला है। तो अगर इस कंटेंट से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ मुझे सिग्नल देती है कि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि मैं और इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, अभी कर दीजिए कमेंट और लाइक भी कर दीजिए और अभी शुरू करते हैं। कुबरनेटीज़ बेसिकली एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। इसका मतलब आप जब भी आपके एप्लीकेशन कंटेनर्स के अंदर रन करते हो, डॉकर कंटेनर्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो सारे कंटेनर्स है उसको मैनेज करने के लिए हम कुबरनेटीज़ जैसे टूल्स यूज़ करते हैं। अब ये मैनेज करना मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको स्केलिंग करनी होती है, हेल्थ चेक करना होता है, सेल्फ हीलिंग करनी होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम आगे जाके बात करेंगे। कुबरनेटीज़ की यूज़ केस समझने के लिए सबसे पहले ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है एंड समझ लेते हैं कि ये आपका Node.js का एप्लीकेशन है। Node.js का एप्लीकेशन आपने इसको कोड किया और इसको अभी आप रन कर रहे हो कहाँ पर, आपके लोकल मशीन के ऊपर, जो कि लोकल होस्ट के ऊपर रन होता है, राइट, हमें पता है। अब एप्लीकेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से ये आप हो, राइट, और सिर्फ आप ही इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि ये आपके लोकल मशीन के ऊपर है। ओनली यू कैन सी दिस, राइट। बहुत बढ़िया है, लोकली आप एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये सिर्फ आपको ना दिखे, दुनिया को भी दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपको इस एप्लीकेशन को लेके जाके करना है डिप्लॉय, और उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं डिप्लॉय करने के लिए। एक ऑप्शन जो है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि है मैनेज्ड सर्विसेज या फिर सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आपको ये जो डिप्लॉयमेंट की सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। ये लेट्स से कि ये उनकी सर्विस है और ये मैनेज्ड सर्विस है, जिसके लिए आप जो है पे करते हो। मे बी मंथली बेसिस पे हो सकता है या फिर कोई भी प्राइसिंग मॉडल ये हो सकता है। अब ये जो मैनेज्ड सर्विस होती है, इसके अंदर आप क्या करते हो, आपका ये जो Node.js का एप्लीकेशन है इसको आप डिप्लॉय करते हो। ये मैनेज सर्विस आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ से आपने डिप्लॉय कर दिया आपका एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से, और अभी आपके एप्लीकेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी योर ऐप, राइट। यहाँ पर आप एक तरह से देख सकते हो कि ये मैनेज सर्विस आपके लिए पूरा जो डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, अपडेट्स वगैरह, ये जो सारा काम है ये आपके लिए करता है। आपको बस आपका कोड उनको देना होता है और ये सारा काम बिहाइंड द सीन आपके लिए करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी सर्विसेज आती है? तो इसके अंदर कुछ सर्विसेज है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, रेंडर नाम से एक सर्विस है ना, रेंडर है। उसके बाद एक है रेलवे, है ना, रेलवे। उसके बाद हमारे पास नेटलीफाई है, नेटलीफाई को आप यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ में वर्सल भी है। वर्सल भी आप Next.js एप्लीकेशन वगैरह अगर करना है आपको, तो आप इसको वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते हो। तो ये कुछ सर्विसेज है, इसके अलावा और भी बहुत सर्विसेज है, लेकिन जो बड़ी सर्विसेज है जो सबको पता होती है वो ये कुछ होती है। यहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन इस तरह से डिप्लॉय करते हो, ठीक है। बात तो बहुत बढ़िया है, इसके अंदर प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो सर्विसेज है ना, ये आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो मे बी आपको CI/CD जो पाइपलाइंस है ये आपको ये प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो एनालिटिक्स है
है ना, एनालिटिक्स आपके एप्लीकेशन के बारे में इसको आपको प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर जो स्केलिंग है, स्केल प्रोवाइड करेगी आपके लिए, ये बिहाइंड द सीन स्केल करती हैं। और जो लॉग्स होते हैं सर्वर के, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप आपके एप्लीकेशन को डिबग कर पाए। सो लॉग्स भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको देती है, उसके लिए आप पे करते हो। बट प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको उतना कंट्रोल नहीं मिलता है, और जो प्राइवेसी होती है कि आपको आपके खुद के सर्वर के ऊपर अगर आपको करना है तो वो कंट्रोल आपके पास नहीं है। बहुत बार हमें खुद का पूरा कंट्रोल चाहिए होता है अपने खुद के सर्वर के ऊपर, हम खुद इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। सो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए सारा काम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप की सर्विसेज जो है, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्केल हमारा ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये जो सर्विसेज है वो होती है। तो हमें कभी कभी क्या करना होता है कि हमें मतलब कॉस्ट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, या फिर हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है अपने सर्वर का। हम चाहते हैं कि खुद हमारा सर्वर जो है हम मैनेज करें। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम हमारा खुद का जो सर्वर है उसको ले सकते हैं, जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल AWS का जो EC2 इंस्टेंस है, AWS EC2, उसको हम ले सकते हैं, जो एक वर्चुअल मशीन होती है, इसको लेते हैं और इसको हम जो है आर्ली बेसिस पे पे करते हैं, ठीक है। तो पर आर जो भी रेट होगा उस मशीन का, इस तरह से हम इसको पे करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये है हमारा क्लाउड के अंदर वर्चुअल मशीन, है ना, इसको हमने ले लिया। अब ये जो वर्चुअल मशीन है ये एक रॉ सर्वर आपको मिलता है। अब इसके ऊपर आपको ये कुछ भी चीज़ मिलेगी नहीं, आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एप्लीकेशन है आपका, इसको आप खुद डिप्लॉय करोगे, सारे अपडेट्स वगैरह वो सारे आप इसके अंदर करोगे। अभी इसको हमें एक्सपोज करना है बाहर की दुनिया से, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली आप ऐसे एप्लीकेशन नहीं कर सकते। मे बी आपको रिवर्स प्रॉक्सी की ज़रूरत होगी, जो Nginx वगैरह होता है। Nginx है तो Nginx को आप यहाँ पे लगाते हो इस तरह से, और फिर जो रिक्वेस्ट आएगी आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए वो ऐसे आ जाएगी यहाँ पर Nginx के ऊपर, और फिर Nginx जो है आपके नोड का जो भी सर्वर है आपका एप्लीकेशन, उसको ये फॉरवर्ड करेगा। और इस तरह से ये जो एप्लीकेशन है आपका बाहर की दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपका ये सर्वर है, खुद आप सारी चीज़ें करते हो, इंस्टॉल करना। और यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि आपने डायरेक्टली जो नोड है, नोड का एप्लीकेशन रन करना है, तो इसके लिए आपको नोड चाहिए होगी। Node.js को आपने इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया, Nginx को आपने इंस्टॉल किया, और फिर इसको रन किया। मैनुअली रन करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नोड रन करनी है तो नोड index.js, इस तरह से आप एप्लीकेशन को रन करते हो इस सर्वर के ऊपर। सो यू नीड टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर ओन, ठीक है। इस केस में आपको सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है, जिसके अंदर आपके अपडेट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की जो स्केलिंग है वो हो सकती है। अगर एप्लीकेशन को स्केल करना है तो आपको ये खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई मैनेज सर्विस नहीं जैसे इस केस में था हमारा, ये पूरा आपके हाथ में कंट्रोल होता है, तो सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। सो बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली मतलब सर्वर के ऊपर ही, एक वर्चुअल मशीन के ऊपर ही डायरेक्टली आपने Nginx इंस्टॉल किया है, आपने Node.js इंस्टॉल की है, और उसके अंदर आप डायरेक्टली रन कर रहे हो। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप डायरेक्टली बेयर मेटल, मतलब ये जो सर्वर है इसके ऊपर सारे जो एप्लीकेशन हैं आप इंस्टॉल कर रहे हो डायरेक्टली उसके ऊपर, तो इसको इंस्टॉलेशन करना ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बढ़ती है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हैं, प्लस सिक्योरिटी का यहाँ पे कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली आपके सर्वर के ऊपर ही ये सारे जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके रन कर रहे हो। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन है। इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि हम कंटेनराइजेशन यूज़ करते हैं। मतलब जो डॉकर के बारे में आपने सुना होगा, अब जो डॉकर कंटेनर्स है उसको आप यहाँ पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे करते हैं क्लाउड वर्चुअल मशीन विथ डॉकर कंटेनर्स, है ना, ये आप सॉल्यूशन यहाँ पर करते हो। तो यहाँ पर इस केस में आपके पास सेम चीज़ें होती है, इसी तरह से आपका ये जो वर्चुअल मशीन है ये है। बस फ़र्क इतना होता है कि आप क्या करते हो, इस मशीन के ऊपर डॉकर को इंस्टॉल करते हो,
ठीक है। डॉकर को इंस्टॉल करते हो इस तरह से, तो लेट्स से कि ये डॉकर है, एंड देन इसके अंदर ये जो आपके एप्लीकेशन है इसको आप रन करते हो इस तरह से। सो ये आपका नोड एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, एंड ये आपका nginx हो गया यहाँ पर। बस अभी फ़र्क ये है कि ये जो एप्लीकेशंस आपके रन हो रहे हैं वो कंटेनर्स के अंदर रन हो रहे हैं, डॉकर के कंटेनर्स के अंदर। तो ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट आती है तो अभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी, एंड देन ये जो nginx का कंटेनर है ये आपके नोड के कंटेनर को, नोड जेएस का जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको ये जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड करेगा, और आपका एप्लीकेशन इस तरह से जो सारी दुनिया है वो एक्सेस करती है। ओके, फ़र्क क्या है कि आपने डायरेक्टली बेयर सर्वर के ऊपर इसको अभी नहीं किया है, उसके ऊपर आपने डॉकर इंस्टॉल किया है, और डॉकर के अंदर ये जो आपके एप्लीकेशन है कंटेनर्स के अंदर यहाँ पर रन किया है। इससे क्या हुआ, इससे कंटेनर्स के अंदर करने की वजह से आइसोलेशन आपके एप्लीकेशन को मिला। इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है एकदम एक बंद डब्बे के अंदर रन हो रहा है, और उससे आपके एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें आइसोलेशन के अंदर रन हो रही है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, इसके लिए आप इस टाइप की कमांड रन करते हो, डॉकर रन, और जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको इस तरह से रन करते हो। बट अभी देखिए यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि अपडेट्स जो है ये अभी भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे सारे, क्योंकि सर्वर आपका ही है, एंड इसी के साथ में जो स्केलिंग है ये भी आपको अभी भी यहाँ पर मैनुअली करनी पड़ेगी। और इस तरह से जब भी अभी डॉकर रन आप करते हो, कंटेनर्स रन करते हो, तो स्केलिंग जो है ना ये मैनुअल करनी पड़ेगी। स्केलिंग मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपका ये नोड एप्लीकेशन है, ये अगर बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इनके जो इंस्टेंसेस है इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम स्केलिंग बोल रहे हैं। तो उस स्केलिंग को मैनुअली करना पड़ता है, और जब भी आप डॉकर रन इस तरह से करते हो तो आप ज़्यादा इसको स्केल नहीं करते हो, आपको मैनुअली अगर और एक कंटेनर रन करना है तो फिर से डॉकर रन करना पड़ेगा, राइट, इस तरह से। इसी के साथ में और एक चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर अगर मल्टीपल कंटेनर्स आप रन कर रहे हो तो डॉकर कंपोज का यूज़ कर सकते हो। डॉकर कंपोज अप डी ऐसे कमांड आप करके एक ही कमांड के अंदर जितने भी आपके कंटेनर्स है, nginx है, नोड एप्लीकेशन है, डेटाबेस हो सकता है, वो भी एक अलग कंटेनर के अंदर रन होगा। तो इसकी मदद से आप क्या करते हो, सारे एप्लीकेशन एक सिंगल कमांड के अंदर रन करते हो। ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक बचा है यहाँ पे कि स्केलिंग कैसे करें, क्योंकि हमें इसके मतलब इंस्टेंसेस बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे वैसे पॉसिबल नहीं, हमें अलग से डॉकर रन करके फिर से और एक रन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर की जो लोड बैलेंसिंग है वो हैंडल करनी पड़ेगी, राइट। सो इसको अगर स्केल करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगेन सेम चीज़ हमारी यहाँ पर है। सो ये जो नोड ऐप है इसको अभी शॉर्ट के लिए ऐप बोलते हैं, और ये हमारा डॉकर है। तो इसके अंदर हमें स्केल करना है तो हम क्या करते हैं, इसके मल्टीपल जो कंटेनर्स है वो हम रन करेंगे। सो इस तरह से हमने लेट्स से कि 3 कंटेनर्स रन कर दिए, और फिर उसके बाद ये जो nginx है इसको यहाँ पे रख दिया, एंड इससे हमने जो लोड बैलेंसिंग है वो कर दी। मतलब एक रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे जाएगी, एक रिक्वेस्ट आपकी जाएगी यहाँ पर, एक जाएगी यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे nginx की मदद से लोड बैलेंस भी कर रहे हैं, और इस तरह से हमने हमारे एप्लीकेशन को स्केल कर दिया। एंड स्केल कहाँ पर कर दिया है, ये डॉकर के अंदर ही कर दिया है, मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स रन करके। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो डॉकर रन है, डॉकर रन कमांड रन करते हैं, या फिर अगर आप डॉकर कंपोज यूज़ कर रहे हो तो डॉकर कंपोज डैश अप डैश डी इस तरह से कमांड्स रन करते हो। बट अभी यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो स्केलिंग है ये लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हम एक सिंगल वर्चुअल मशीन के अंदर है, और जब भी इस तरह से हम रन करते हैं तो हम एक सिंगल मशीन के ऊपर ही स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से मैनुअल स्केलिंग हमारी हो रही है, प्लस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल मशीन स्केलिंग जो है ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बड़े बड़े एप्लीकेशंस के अंदर ये इनफ नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल
सर्वर्स के ऊपर ये स्केलिंग जो है वो करनी होती है। मतलब कुछ आपके कंटेनर्स एक सर्वर के ऊपर रहेंगे, एक मशीन के ऊपर, और कुछ कंटेनर्स होंगे आपके दूसरे मशीन के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करते जाते हो इंडेफिनेटली, राइट। क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े हैं, नेटफ्लिक्स या जो जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो ये ऐसे सिंगल मशीन के ऊपर नहीं करती है, उनके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें मल्टी मशीन स्केलिंग जो है, मल्टीपल मशीन स्केलिंग, उसकी तरफ यहाँ पे हमें जाना पड़ता है। मल्टी मशीन स्केलिंग या फिर इसको डिप्लॉयमेंट आप बोल सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है जब भी आपको मल्टी मशीन डिप्लॉयमेंट करनी होती है। उसमें से एक है डॉकर स्वॉर्म। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, डॉकर स्वॉर्म। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टी मशीन डिप्लॉयमेंट है ये हम कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ये डॉकर स्वॉर्म का हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब मल्टीपल मशीन्स जो है, मल्टीपल सर्वर्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसके अंदर सेम तरीके से मल्टीपल हमारी मतलब वर्चुअल मशीन्स होंगी, राइट। सो मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे इस तरह से, एंड यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पे 2 कंटेनर्स है, यहाँ पे 2 ही रखेंगे हम। ये जो कंटेनर है ये एक दूसरे मशीन के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अभी के लिए 2 ही करते हैं। और इसी क्लस्टर के अंदर हमारे पास ऐसे मल्टीपल जो वर्चुअल मशीन्स है वो हो सकती हैं। तो लेट्स से कि हमारी और एक मशीन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये सेम हमारे एप्लीकेशन के यहाँ पे और 2 कंटेनर्स है। टोटल 4 कंटेनर्स हो गए, पहले 3 थे, अभी 4 हो गए। और इसी तरह से ये जो क्लस्टर है डॉकर स्वॉर्म का, इसके अंदर मल्टीपल एक्चुअल फिजिकल मशीन्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये जो मशीन्स है ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड होती है, इनका जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर किसी भी मशीन के ऊपर आती है, तो ये जो डॉकर स्वॉर्म का जो नेटवर्क है ये बिहाइंड द सीन जो भी पूरा राउटिंग है वो हैंडल करता है। लोड बैलेंसिंग जो होगा इन कंटेनर्स के बीच में, ये खुद हैंडल करता है। तो डॉकर स्वॉर्म अभी जब भी आप यूज़ करते हो, तो एक कमांड के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स जो है वो आप रन कर सकते हो। तो पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था हमारा स्केलिंग का कि एक सिंगल मशीन के ऊपर हम थे, यहाँ पर ये डॉकर स्वॉर्म की मदद से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। तो इसकी मदद से हम ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। सो ज़ीरो डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन चल रहा है और उसके अंदर नया फीचर अगर आपको डिप्लॉय करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मली सर्वर को आपको स्टॉप करना पड़ता है, फिर नया फीचर डिप्लॉय होता है, फिर रिस्टार्ट होता है, तो कुछ टाइम के लिए आपका सर्वर डाउन जाता है। बट ये जो क्लस्टर है डॉकर स्वॉर्म, इसकी मदद से ये ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट हमें देता है। यहाँ पे हमें हमारा जो सर्वर है ये बिल्कुल डाउन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर नया फीचर अगर हमें करना है डिप्लॉय, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले नया कंटेनर रन होता है और डॉकर स्वॉर्म इसका जो हेल्थ चेक वगैरह है वो सब करता है, और अगर सब कुछ सही है फिर ये जो ट्रैफिक है पुराने कंटेनर से नए कंटेनर के ऊपर रीराउट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्केलिंग का प्रॉब्लम है ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, राइट। बट एक प्रॉब्लम अभी भी इसके अंदर है, जो कि है नो ऑटो स्केलिंग। देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो मल्टी कंटेनर्स हमारे रन हो रहे हैं, ये हमारे रन होते हैं जब भी हम डॉकर स्वॉर्म के अंदर कमांड रन करते हैं। अगर लेट्स से कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर स्पाइक आ गया, अचानक से बहुत सारे यूज़र आ गए, तो उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आपको मैनुअली जाके बोलना पड़ेगा कि ये अभी 4 कंटेनर चल रहे, जल्दी से इसके और 4 कंटेनर चलाओ। इसके लिए मैनुअली कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें जो ट्रैफिक आ रहा है वो प्रेडिक्टेबल कभी कभी नहीं होता है। अचानक से अगर किसी ने लेट्स से किसी सेलिब्रिटी ने अगर ट्वीट कर दिया फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो हो सकता है कि अचानक से आपके साइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, राइट। ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ऐसी कोई सिस्टम हो, ऐसा डिप्लॉयमेंट हो जो ऑटो स्केल हो। अगर ट्रैफिक आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स हमारे रन हो, वो ट्रैफिक अगर जाता है तो फिर से जो कंटेनर यूज़ नहीं हो रहे वो फिर से क्या हो, डाउन हो। इसको हम ऑटो स्केलिंग बोलते हैं, राइट। तो ये डॉकर स्वॉर्म के अंदर नहीं है। और इसी के साथ में और एक प्रॉब्लम इसके अंदर है। देखिए,
ये कंटेनर के नंबर्स देखिए कितना है, यहाँ पे 4 है, अगर हम स्केल करते हैं तो 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कंटेनर की साइज़ है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन बड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो जो कंटेनर्स होते हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टू मैनी कंटेनर्स टू हैंडल, है ना, ये प्रॉब्लम होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा कंटेनर्स हैंडल करना है, थोड़ा सा देखिए, ये जो एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज़ होती है, हमने तो अभी एक सर्विस का एग्जांपल देखा है, इनकी हज़ारों सर्विसेज होती है, और हर एक सर्विस की, इसको अगर हॉरिजॉन्टली स्केल किया जाए तो उनके हज़ारों कंटेनर्स हो सकते हैं। तो अगर 5-10 कंटेनर्स है तो मैनुअली आप आराम से हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंटेनर्स, अगर हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स जब भी हो जाते हैं, तब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और इस टाइम पर हमें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स मतलब और कुछ नहीं है, इतने सारे जो कंटेनर्स है उनको ऑर्केस्ट्रेट करने में, उनको मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, राइट। सो हमारे केस में ये जो कुबरनेटीज़ की जो बात कर रहे थे हम, कुबरनेटीज़ एक्चुअली एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, जो कि इतने सारे जो कंटेनर जब भी हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, तो इनको मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। सो यहाँ पर कुबरनेटीज़, या फिर इसको हम KATS बोलते हैं, ये एक टूल है। अब देखिए, मार्केट में सिर्फ कुबरनेटीज़ एक ही टूल अवेलेबल नहीं है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, और भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक है AWS के अंदर ECS जो है आपका, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ये भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। मैनेज सर्विस है, सारी चीज़ें आपके लिए ये हैंडल करेगा। इसी के साथ में और भी टूल्स है, जैसे कि एक नोमैड नाम से है, बाय HashiCorp, एक कंपनी है। सो ये हुआ, इसका मतलब सिर्फ अकेला कुबरनेटीज़ नहीं है, इसके अलावा भी टूल्स है। लेकिन कुबरनेटीज़ जो है ना, ये उनमें से सबसे पॉपुलर है, जो कि सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है, बहुत पावरफुल भी है। और सिर्फ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मतलब सिर्फ मैनेज करने का काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ओके, अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुबरनेटीज़ हम देख रहे हैं, तो हम कुबरनेटीज़ के बारे में ही देखेंगे, ये इनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे अभी के लिए। तो कुबरनेटीज़ जो है ना, ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, एंड रिटर्न इन गोलैंग बाय गूगल। ठीक है, ये गूगल ने बनाया है, गोलैंग के अंदर इसको बनाया गया है, और ये एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। अभी कुबरनेटीज़ के अंदर क्या होता है ना, जैसे हमने डॉकर स्वॉर्म का एक क्लस्टर देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से कुबरनेटीज़ के अंदर भी क्लस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं कुबरनेटीज़ क्लस्टर, कुबरनेटीज़ क्लस्टर। सो अभी ये जो क्लस्टर है ना, इसके अंदर भी जो मल्टीपल मशीन्स है वो होती है। सो लेट्स से कि ये हमारी वही AWS EC2 जो मशीन है वो है वर्चुअल मशीन है, राइट। सो ये है ये वाली मशीन, और इसी के साथ में हमारे पास मल्टीपल ऐसी मशीन्स हो सकती है इस क्लस्टर के अंदर। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है, तो ऐसी मल्टीपल मशीन्स हो सकती है। सो ये एक हो गई यहाँ पर, ये हो गई यहाँ पर। सो अभी आपका जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा ना, वो इनमें से ही किसी मशीन्स के ऊपर होगा, बट ये ऐसे ही रैंडमली किसी मशीन के ऊपर नहीं होता है, इसका एक अपना खुद का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। तो इसके अंदर ना 2 टाइप के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसका अगर आर्किटेक्चर देखा जाए कुबरनेटीज़ का, तो एक जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। समझ लेते हैं कि ये हमारा कंट्रोल प्लेन है, ये वाली मशीन कंट्रोल प्लेन है, ऐसे समझ लेते हैं। और हमारे पास होता है डेटा प्लेन। सो समझ लेते हैं कि ये जो 2 मशीन्स हैं ना, ये हमारी डेटा प्लेन के अंदर आती हैं, ठीक है, दोनों मशीन्स। अब ये कंट्रोल प्लेन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कुबरनेटीज़ है ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, तो जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, जितने भी कंटेनर्स रन होने वाले हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए इसके पास ये कंट्रोल प्लेन होता है। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनका एक जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं API सर्वर। हम एज अ डेवलपर जो भी कंट्रोल प्लेन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर इंटरनली जो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन हो रहा है इन डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बीच में,
ये API सर्वर जो है ये हैंडल करता है। एक तरह से एक कंपोनेंट है इनके आर्किटेक्चर के अंदर, ऐसा समझ लीजिए। अभी ये API सर्वर जो है ना, ये एक्चुअली हमें APIs प्रोवाइड करता है एज अ डेवलपर। अगर आपको इसके साथ में कम्युनिकेट करना है आपके क्लस्टर के साथ में, तो यहाँ पे APIs हमें मिलती है, तो उसके लिए ये API सर्वर हमारे पास है। इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसमें से और एक है जो कि है कंट्रोल मैनेजर एक होता है। ये सारा जो मैनेजमेंट हो रहा है डिप्लॉयमेंट का, डेटा प्लेन के साथ में कम्युनिकेट करना, ये अपने कंट्रोल मैनेजर के अंदर होता है। इसी के साथ में इसके अंदर एक etcd नाम से एक डेटाबेस भी होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है इनकी, है ना, जो डिप्लॉयमेंट्स होती है तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये etcd के अंदर स्टोर करता है। और इसी के साथ में यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स है जिसके अंदर अभी हम डीप में नहीं जाएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो बनाया जाए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट डेमो वगैरह करके, तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए, मैं एक वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। लेकिन अभी बस हमें मेंटल मॉडल जो है क्लियर करना है कि हमारे पास जो कुबरनेटी क्लस्टर है इसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है कंट्रोल प्लेन जो कि पूरा मैनेजमेंट का काम करता है, और इस कंट्रोल प्लेन के अंदर ये सब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करके हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है ये हैंडल करते हैं। अब दूसरा सेक्शन जो होता है ना, ये होता है डेटा प्लेन। डेटा प्लेन मतलब क्या है? वर्कर नोड्स आप इसको बोल सकते हो। ये लेट्स से कि ये वर्कर मशीन है आपकी, और ये जो है EC2 ये भी दूसरी वर्कर मशीन है। तो ये मशीन्स ही होती हैं, ये आपके सर्वर्स ही हैं, लेकिन ये डेटा प्लेन के अंदर है। मतलब जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगी आपकी, लेट्स से कि आपका जो नोड का एप्लीकेशन है वो आपको डिप्लॉय करना है, तो लेट्स से कि ये आपका नोड का एप्लीकेशन है। अभी मैं थोड़ा इसको छोटा ड्रॉ करूँगा। सो लेट्स से कि ये आपका एप्लीकेशन, आपको ये डिप्लॉय करना है, तो आप कंट्रोल प्लेन को बोलते हो कि मुझे ये नोड का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। तो कंट्रोल प्लेन क्या करता है, यहाँ पे इसके अंदर एक स्केड्यूलर भी होता है। ये आपकी डिप्लॉयमेंट जो है वो स्केड्यूल करता है, तो वो खुद डिसाइड करेगा आपको इस मशीन के ऊपर डिप्लॉय करना है इस कंटेनर को, या फिर इस मशीन के ऊपर डिप्लॉय करना है। वो उसका जो भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। तो लेट्स से कि उसने डिसीजन ली कि आपका नोड का एप्लीकेशन यहाँ पर डिप्लॉय करना है, तो ये यहाँ पर कर दिया। अब ये जो है ना, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और नॉट नेसेसरली कि डॉकर कंटेनर है। कंटेनर मतलब सिर्फ डॉकर के अंदर नहीं होता है। कंटेनराइजेशन एक टेक्नोलॉजी है। कोई भी कंटेनर रन टाइम जो है, अगर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ डॉकर की ज़रूरत नहीं है, दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक है कंटेनर डी, है ना, एक कंटेनर डी है। तो ये क्या है, ये कंटेनर रन टाइम है। तो ये कुबरनेटिस के अंदर ये कंटेनर डी यूज़ होता है। तो कुबरनेटिस के अंदर जो कंटेनर रन टाइम है वो ये कंटेनर डी रन होता है, डॉकर नहीं है ये। बट आपके जो कंटेनर्स जो नॉर्मली आप डॉकर के साथ में रन करते हो, सेम कंटेनर्स आप इस रन टाइम के अंदर भी रन करते हो। बट डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से आप कंटेनर रन नहीं करते हो। यहाँ पर और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पॉड। सो ये पॉड है, और फिर इस पॉड के अंदर आप ये जो आपका एप्लीकेशन का कंटेनर है उसको रन करते हो। मतलब कुबरनेटिस बिहाइंड द सीन करता है। और ये जो पॉड है इसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स आप रन करते हो, मतलब कर सकते हो। बट एक प्रैक्टिस होती है कि आप एक पॉड के अंदर एक ही सिंगल कंटेनर रन करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इसके अंदर पैटर्न्स है, जैसे कि एक साइड कार पैटर्न है, वहाँ पर आपके इस पॉड के अंदर दो कंटेनर्स भी रन किए जाते हैं। तो जब भी आप आपके कंट्रोल प्लेन को बोलते हो कि मुझे नोड का ये एप्लीकेशन रन करना है, तो एक्चुअली ये पॉड को रन करता है। पॉड के अंदर आपका जो कंटेनर है वो रन होता है। और इसी तरह से ये जो आपके पॉड्स हैं ना, ये मल्टीपल हो सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक पॉड है, यहाँ पर में भी पॉड है, यहाँ पर एक पॉड है। तो इस तरह से मल्टीपल पॉड्स जो है आपके रन होते हैं अलग अलग मशीन्स के ऊपर। और ये आपका नोड ऐप जो है ये वाला है, रन हो रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। ये भी आपका नोड ऐप है, ऐसे समझ लेते हैं। मे बी यहाँ पर जो है ये आपका नोड ऐप है। यहाँ से ये एरो हटा देते हैं और अभी के लिए ये भी हटा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि आपके एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हमारे इस केस में रन हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो सेम नोड एप्लीकेशन जो है ये आपके मल्टीपल मशीन्स के ऊपर पॉड के अंदर रन किया जाता है। और ये चीज़ें जो है ना, सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी है पता है? ये ऑटोमेटिकली स्केल करता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग हमें मिलती है जब भी आप कुबरनेटिस यूज़ करते हो। सो
ऑटो स्केलिंग है इसके अंदर। इसका मतलब अगर आपका ट्रैफिक आता है साइट के ऊपर, लेट्स से कि आपके पास अभी कितने नोड के, लेट्स से कि 2 कंटेनर चल रहे हैं, राइट, 2 पॉड चल रहे हैं बेसिकली। तो अगर इसके ऊपर लोड आता है तो कुबरनेटीज़ का ये जो कंट्रोल प्लेन है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जो आपके नोड ऐप है उसको स्केल करेगा। मे बी वो और 2 कंटेनर जो है वो रन कर सकता है ताकि आपका जो ट्रैफिक है वो हैंडल हो जाए। अगर फिर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो वो फिर उसको बढ़ाता है ऑटोमेटिकली, और फिर अगर ट्रैफिक कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो कंटेनर जो रन हो रहे हैं उतनी ज़रूरत नहीं है उनको फिर से ये क्या करता है, हटा देता है उसको डिप्लॉयमेंट से, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो वो फ्री हो जाए। सो ये ऑटो स्केलिंग देता है जो कि बहुत ही पावरफुल फीचर है, और इसको हम बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से ऑटो स्केलिंग करनी है। मे बी आपके लोड के बेस के ऊपर करनी है या फिर और कोई एल्गोरिथम यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यामल फॉर्मेट में आप एक्चुअली जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह है वो देते हो। इसी के साथ में यहाँ पर हमें जो रोलिंग अपडेट्स है, रोलिंग अपडेट्स मतलब वो जो हमने ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट जो देखी थी ना, वही एक तरह से समझ लो। सो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है डाउन नहीं जाता है कुछ टाइम के लिए। ये बिहाइंड द सीन नए कंटेनर स्टार्ट कर देता है, और अगर वो कंटेनर्स हेल्दी है तो फिर हमारा जो ट्रैफिक है नए कंटेनर्स के ऊपर राउट करता है और जो पुराने कंटेनर्स है उनको हटा देता है। सो इसी के साथ में यहाँ पे जो है हेल्थ चेक जो है ये भी कंटिन्यूसली इसके अंदर होती है, हेल्थ चेक कंटिन्यूसली चलती है। इसके अंदर सेल्फ हीलिंग जो है, सेल्फ हीलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंटेनर के अंदर प्रॉब्लम आ गया, स्टॉप हो गया, एरर आ गई, तो उस कंटेनर को हटा के एक नया कंटेनर कुबरनेटीज़ हमारे लिए बिहाइंड द सीन रन करता है। इसी के साथ में और एक बहुत ही पावरफुल इसका फीचर ये है कि ये जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हो ये पोर्टेबल होता है एंड क्लाउड एग्नोस्टिक होता है। इसका मतलब अगर आज आप AWS यूज़ कर रहे हो, AWS के ऊपर आपके पास पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने किए हैं, और कल आपको एजोर के ऊपर शिफ्ट होना है, तो आप जस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारे लेके एजोर के ऊपर बस आप उसको रन करोगे, वहाँ पे ये सारा पूरा क्लस्टर जो है आपका शुरू हो जाएगा और आपकी सारी डिप्लॉयमेंट। तो ये क्लाउड एग्नोस्टिक, ऐसे नहीं कि सिर्फ AWS के ऊपर ही चलेगा, या फिर आपका खुद का अगर कोई कस्टम सर्वर्स है आपके घर पे आपने रखे हुए तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो इसको। तो ये क्लाउड एग्नोस्टिक है, पोर्टेबल है, इसको कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। और इसी के साथ में ये जो पॉड्स वगैरह होते हैं ना, ये भी प्रॉपर आइसोलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखा जाता है। इनका अपना इसके अंदर एक नेटवर्क होता है प्रॉपर तरीके से, तो वो जो प्रॉब्लम था डायरेक्ट सर्वर के ऊपर किसी चीज़ को रन करना, वो भी यहाँ पे नहीं होता है। आपके एप्लीकेशन सिक्योर हो जाता है इसकी वजह से। अब देखिए, जब भी हम कुबरनेटीज़ की बात करते हैं तो इसको हमें, ये जो कुबरनेटी पूरा सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो आप आपका खुद का ये ओपन सोर्स है, तो आप खुद इसको नॉर्मली जैसे कोई भी एप्लीकेशन जैसे नोड रन करते हो वैसे ही कुबरनेटीज़ को आपके सर्वर के ऊपर, आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर, EC2 के ऊपर आप रन कर सकते हो। तो अगर खुद रन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारा कुबरनेटीज़ के जो अपडेट्स है या फिर ये कंट्रोल प्लेन को सेटअप करना, ये वर्कर्स जो है उनको सेटअप करना, क्योंकि वर्कर मतलब नई मशीन सेटअप करते हो तो आपको कंट्रोल प्लेन को बोलना भी होता है कि ये नई मशीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर प्रॉपर टीम ही हमें रखनी पड़ती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। या फिर हम बहुत बार क्या करते हैं, हम मैनेज्ड क्लस्टर्स यूज़ करते हैं, जो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। AWS का भी उनका एक EKS नाम से एक सर्विस है, जो कि है इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस। तो ये हमें क्या करता है, ये जो प्रॉपर कंट्रोल प्लेन है इसको हमें ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ें मैनुअली हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट नए EC2 मशीन्स लेते हैं और उसको यहाँ पर कनेक्ट करा देते हैं। बाकी ये उसकी स्केलिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें ये हमें EKS सर्विस जो है ये हमें AWS की खुद करके देता है। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा मैनेज्ड
क्लस्टर यूज़ करना चाहिए या फिर खुद सारी चीज़ें करनी चाहिए, खुद इंस्टॉल करना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके टीम के अंदर कितने रिसोर्सेस है। अगर आपके पास प्रॉपर टीम है तो आप ये खुद सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, आपको सारी चीज़ें ये मैनुअली सेटअप करनी होती हैं। लेकिन आपके पास अगर ये रिसोर्सेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो मैनेज्ड सर्विसेज है जैसे कि AWS EKS या फिर इसके अलावा और भी है, ओपन शिफ्ट है, और भी सर्विसेज एग्जिस्ट करती है कंपनीज़ के अंदर, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके बिहाफ पे वो सारा जो क्लस्टर है मैनेज करते हैं। आपका बस काम होता है कि डिप्लॉयमेंट जो है उसकी फाइल्स बताना जस्ट किस एप्लीकेशन के कितने इंस्टेंस हमें रन करने हैं, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो कुबरनेटिस क्लस्टर है, अगर आप मैनेज्ड क्लस्टर यूज़ करते हो तो कभी कभी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। सो ये आइडिया है कुबरनेटिस का और ऐसे यूज़ होता है। तो जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज़ हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, AWS अमेज़ॉन हो गया, या फिर जितनी भी कंपनीज़ हैं जो बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करती है, जिनकी हज़ारों लाखों सर्विसेज डिप्लॉय होती है, कंटेनर्स रन होते हैं, तो वो इस टाइप की जो सर्विसेज है, कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जो होते हैं, इनको यूज़ करते हैं। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये कुबरनेटिस ही यूज़ कर रहे होंगे। ख़ास करके गूगल की अगर बात करें तो ये गूगल का ही टूल है, तो गूगल तो अपने लिए कुबरनेटिस ही यूज़ कर रहा होगा इंटरनली, राइट। सो ये है कुबरनेटिस। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और डिटेल हम प्रोजेक्ट बनाएं, डेमो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कुबरनेटिस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले एक चीज़ को आपको समझना होगा, कुबरनेटिस यहाँ तक ये जो पूरी हिस्ट्री हमने ये पूरी कहानी जो देखी है, इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कुबरनेटिस तक हम पहुँचे क्यों, राइट। क्यों पहुँचे? क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से हमें देखे थे। खुद डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती थी, स्केलिंग करनी पड़ती थी, देन कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हो गए। फिर ज़्यादा कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए हम जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है उसको यूज़ करते हैं। उसमें से एक है कुबरनेटिस, तो उसको हमने यूज़ कर लिया। तो आंसर तो आपके सामने ही है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल अगर उसको मैनेज करना हो जाता है, तब हम कुबरनेटिस जैसे टूल्स यूज़ करते हैं। आपका अगर एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, 1-2 कंटेनर्स अगर उसके अंदर हैं, तो आपको डेफिनेटली कुबरनेटिस की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है ना, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके अंदर ये कंट्रोल प्लेन, मतलब ये एक अलग से मशीन हो सकती है, EC2 मशीन की वर्चुअल मशीन। उसके बाद हमें मल्टीपल वर्कर नोड्स जो होते हैं क्लस्टर के अंदर ऐड करने होते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको छोटे एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे आप मैनेजेबल कंटेनर्स है, नंबर ऑफ कंटेनर्स, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पे सेंस बनता है अगर आपके पास सच में बहुत बड़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट है, हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स हैं, तो तभी आपको डेफिनेटली जो कुबरनेटिस जैसे टूल्स है उसको यूज़ करना चाहिए। सो होपफुली आपको आंसर मिला होगा कि आपको ये आपके यूज़ केस के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा ना, आप यहाँ से बिगिनिंग से शुरू कर सकते हो। अगर एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है और अगर आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप इसको ट्राई करिए जो मैनेज सर्विस है। लेकिन इसके अंदर और अगर आपको लर्निंग करनी है थोड़ी सी, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, वर्चुअल मशीन जो है उसके ऊपर आपके जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय कर सकते हो। मैं लर्निंग के लिए ये आइडिया बहुत बढ़िया है कि डायरेक्टली आप बेयर मेटल के ऊपर इस तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉकर के अंदर इसको किया करिए। अगर सिंगल मशीन डिप्लॉयमेंट भी है तो डॉकर के अंदर ये जो आपके कंटेनर्स है उसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको स्केल की ज़रूरत है तो आप मे बी सिंगल मशीन के अंदर इस तरह से जो है स्केल कर सकते हो। अगर और थोड़ी सी ज़्यादा स्केल की ज़रूरत है तो आप डॉकर स्वॉर्म जो है ये टूल, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये डॉकर के अंदर इनबिल्ट एक मोड आता है, अभी डॉकर स्वॉर्म मोड आता है, उसको आप एनेबल कर सकते हो, ठीक है। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपके कंटेनर्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाती है, आपको ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत जब भी पड़ती है, तभी आप जो कुबरनेटिस हैं उसको आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
सो अभी कुबरनेटिस की जो यूज़ केस है ये समझ में आ गई हमें। तो अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो और डीप डाइव करना चाहते हो और प्रैक्टिस में देखना चाहते हो कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारा ये फुल स्टैक इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है इसको आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर हमने Node.js का यूज़ करके माइक्रो सर्विसेज बनाई हुई है। टोटल 7 एप्लीकेशंस हमारे हैं, उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज हैं। एक जायंट एप्लीकेशन ही बनाया है, पिज़्ज़ा एप्लीकेशन। एंड इसके डिप्लॉयमेंट के लिए हमने जो कुबरनेटीज़ है उसको यूज़ किया है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड मॉड्यूल है हमारा कुबरनेटीज़ का, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर की हुई है। देखिए ये पूरा मॉड्यूल ही इसके ऊपर है। टोटल 8 घंटे का कंटेंट सिर्फ कुबरनेटीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एकदम डीप डाइव किया हुआ है सारी चीज़ें कि पॉड के अंदर चीज़ें कम्युनिकेशन कैसे होता है या फिर कैसे ये नेटवर्किंग उसके अंदर काम करती है, इस लेवल तक जाके हमने इसको वहाँ पे प्रैक्टिकली कवर किया है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चेकआउट करिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो देखिए इस टाइप के सिस्टम जब भी हम बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज वगैरह ना, तो यहाँ पर हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जो कि हमने इसके अंदर भी किया हुआ है। और उसके लिए हम काफका जैसे टूल्स यूज़ करते हैं। ये काफका क्या है, क्या इसकी यूज़ केसेस है, इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट आप ये वाला वीडियो देखना, जहाँ पर हमने इसको डिटेल में कवर किया है। हैप्पी कोडिंग।